स्ट्रॉन्ग बयान पहली बार, लेकिन इससे पहले भी बाला साहब देवरस जी थे। उन्होंने कहा था कि अगर ईश्वर भगवान भी आके हमसे कहेंगे कि छुआछूत वैध है तो मैं उनको ईश्वर नहीं मानूंगा। दो विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी लगातार हारी है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव के मुहाने पे हम खड़े हैं। इस बयान को राजनीतिक बयान क्यों नहीं माना जाए? ये क्यों नहीं माना जाए कि 2 हार से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है? ये क्यों नहीं माना जाए कि जिस तरीके से विपक्षी दलों ने मिलकर एनडीए की घेराबंदी की है उससे डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी, और इसलिए यह बयान है। आरक्षण का आधार आर्थिक हो, ये इसमें आरएसएस से ज्यादा वोकल कम्युनिस्ट लोग हैं। बीते 7 सितंबर को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण के पक्ष में बयान दिया। उनका कहना था कि 2000 सालों तक दलितों के साथ भेदभाव हुआ है, इसलिए जब तक भेदभाव खत्म नहीं हो जाता तब तक उनको आरक्षण मिलना चाहिए। आरएसएस के तकरीबन 100 साल के इतिहास में यह पहली बार है जब आरएसएस प्रमुख ने रिजर्वेशन के पक्ष में बात की है। क्या यह राजनीतिक बयान है या फिर इसके सामाजिक मायने हैं? हमारे साथ संजय पासवान जी, दिग्गज नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के वाजपेयी गवर्नमेंट में मंत्री रह चुके हैं, फिलहाल बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। सर, ये जो इतिहास जो स्टेटमेंट आया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो हम ये मानते हैं कि संघ में जो एक विचार का चल रहा है मंथन, उस मंथन का मैं मानता हूँ कि नवनीत है। ये उस मंथन का एक मक्खन है जो निकला है। और इतना स्ट्रॉन्ग बयान पहली बार, लेकिन इससे पहले भी बाला साहब देवरस जी थे। उन्होंने कहा था कि अगर ईश्वर भगवान भी आके हमसे कहेंगे कि छुआछूत वैध है तो मैं उनको ईश्वर नहीं मानूंगा। एक बड़ी बात उन्होंने कहा, स्टेटमेंट दिया था अनटचेबिलिटी पे। तो उस समय अनटचेबिलिटी एक बड़ा इशू था, लेकिन आज के समय में निश्चित तौर से आरक्षण एक बड़ा मसला है जिसपे विभिन्न पार्टियों के चर्चे होने चाहिए। और मैं मानता हूँ कि आरक्षण का अगर मसला अगर है तो जाति भी है। मतलब जाति भी, जैसे मैं अपने शब्दों में कहता हूँ कि जाति यथार्थ, जातिवाद व्यर्थ, फिर भी हिंदू समर्थ। कास्ट इज रियलिटी, कास्ट इज ब्रुटैलिटी, स्टिल हिंदुइज्म इज फुल ऑफ चैरिटीज, ऑफ कोर्स लेस पैरिटीज। ये प्रॉब्लम है। तो मैं मानता हूं कि जो पैरिटीज कम है, जो बराबरीपन का जो कम है, उसको कैसे उस बराबरीपन में लाया जाए, उस इक्वलिटी की बात की जाए। इक्वलिटी भी हो, इक्विटी भी हो, समानता भी हो, समता भी हो, उस तरफ उनका ये बयान आकृष्ट करता है। और हम लोग तो बहुत एक्साइटेड हैं, आनंदित प्रफुल्लित ही नहीं है, बल्कि मैं तो बड़ा उत्तेजित हूं कि उन्होंने इतना बढ़िया बयान दिया, सुंदर बयान दिया। 2019 में यही मोहन भागवत जी समीक्षा की बात कह चुके हैं, इसके अलग तरीके से व्याख्या कर चुके हैं। फिर 4 साल में बदल क्या गया? देखिए, कुल मिला के ये बातें हैं कि ये ज़माना क्लाइमेट चेंज के आने की वजह से क्या है कि क्लाइमेट रेजिलियंस कहते हैं, एक शब्द है। वह कोई ऐसा नहीं कि विड्रॉल है, बल्कि एक समयानुकूल, युगानुकूल अपने स्टैंड पॉइंट या व्यू पॉइंट को देखना समझना, ये महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि उस समय उनको लगा होगा, क्योंकि क्या है कि हम जिस दल में हैं, संगठन में हैं, वहाँ पे निश्चित तौर से ऐसे लोग हैं जो आरक्षण के मुखालफत करने वाले लोग हैं। तो उन्हें लगा होगा इस संघ से, तो इसीलिए मुझे लगा कि वो एक बड़ा तबका जो संघ का समर्थक वर्ग है, उसको लगा होगा कि साहब उसको एड्रेस कर रहे हैं, हम सब लोग हैं। लेकिन अब जो दुनिया चेंज हो रही है, और ख़ास के भारत में जो परिदृश्य है जो समाज का, और थैंक्स टू नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से जो एक अपने ढंग का एक सोशल इंजीनियरिंग कहें, री इंजीनियरिंग कहें, सोशल चर्निंग कहें, जो चल पड़ा है, उसमें मुझे लगता है ये जो उनका बयान है, ये बयान निश्चित तौर से उनके उस गति को, नरेंद्र मोदी जी के उस गति को और भी, मतलब ये कहते हैं ना, एक्सेलरेट करेगा। तो उनके उस स्टैंड पॉइंट को और गति देगा, ये मुझे लगता है। इसलिए ये मैं कहता हूँ कि बिल्कुल समयानुसार, युगानुकूल जो है ये उनका बयान है। उस बयान का हम सब लोग बहुत स्वागत करते हैं। 2 विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी लगातार हारी है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव के मुहाने पे हम खड़े हैं। इस बयान को राजनीतिक बयान क्यों नहीं माना जाए? ये क्यों नहीं माना जाए कि 2 हार से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है? ये क्यों नहीं माना जाए कि जिस तरीके से विपक्षी दलों ने मिलकर एनडीए की घेराबंदी की है उससे डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी, और इसलिए यह बयान आया है? देखिए, क्यों बता रहे आपसे, आरएसएस के जो प्रमुख हैं उनको बहुत मतलब इन सब चीज़ों से नहीं है। और आरएसएस को बाहर के लोग बहुत कम जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि कितना एक ऑर्गेनाइज्ड एक इंस्टीट्यूशन है, जहाँ मेंबरशिप नहीं है,
कोई चंदा चौकरी नहीं है, फिर भी ये संगठन लगातार बढ़ रहा है। दुनिया के लोग इस पे शोध कर रहे हैं। इस संस्था की जो अपनी एक बनावट है, इनका जो अपना एक अलग स्ट्रक्चर के हैं, बिल्कुल अपने आप में एक विस्मय करने वाला एक संगठन है। और इनके संगठन के जो प्रमुख होते हैं तो उनकी ताकत का आकलन हम आप नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए उनका कोई पॉलिटिकल बयान देना कोई मतलब नहीं है। मगर उन्हें लगा इस बात के लिए कि निश्चित तौर से ये समाज में जो चीज़ है, जो सच्चाई है, सच्चाई को उन्होंने कबूल किया है। कबूल करने के बाद से उतना ही नहीं, उसके आगे भी उन्होंने बयान दिया है। हमने देखा होगा कि अगर कोई बीफ ईटिंग भी कर रहा अगर है तो उसे छेड़ना नहीं है। अब ये इतना बड़ा स्टेटमेंट देना उनका, इस ढंग से देखें आप, तो मुझे लगता है कि ये उसके लिए चेतावनी है जो कई बार उकसावे का काम करते हैं, जो मैंने कहा ना एक तनातनी करते हैं, तो उनके लिए है। जो बिल्कुल एक फैनेटिसिज्म की बात करते हैं, उनके लिए बयान है। सर, आपने कहा कि आरएसएस को राजनीति से मतलब नहीं है। आरएसएस को आरएसएस से मतलब है, आरएसएस की विचारधारा से मतलब है। आरएसएस ये लगातार मानती रही है कि आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए। आरएसएस लगातार यह मानती रही है कि जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है, इसकी वजह से हिंदू समाज एक नहीं हो पाता। आरएसएस को हिंदुत्व से तो मतलब है ना, फिर ये बयान क्यों? देखिए चुदादेव, आरक्षण का आधार आर्थिक हो, ये इसमें आरएसएस से ज़्यादा वोकल कम्युनिस्ट के लोग रहे हैं, आज भी हैं, इवन टुडे वो करते रहे हैं। और कम्युनिस्ट का बयान जो आज से 50 साल पहले था, वही बयान आज भी है, उनका स्टैंड पॉइंट है। हम तो थैंक्स करते हैं संघ के लोगों को कि संघ के लोगों ने कम से कम अपने बयानों को युगानुकूल बदला है, चेंज किया है। इसलिए मैं मानता हूँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है ये, लेकिन लगा कि समाज ये डिमांड कर रहा है, समाज ये डिमांड करे तो उसके अनुसार एक कुछ मतलब बयान हो या कुछ ऐसा बयान ही नहीं, सरकार को ऐसा इंस्ट्रक्शन जाए। जैसा कि आपने कहा, कोई सरकार कोई भी हो, तो इस सरकार को एक बयान जाए कि हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन जो दुनिया में है वो ऐसी बात कह रहा है। और निश्चित तौर से हिंदू उनकी प्राथमिकता में है। हिंदू प्राथमिकता में तो हिंदुओं अंदर में जो विभेद है या जो कुछ दूरियां हैं, उस दूरी को, विभेद को कैसे पाटा जाए, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और जाति के यथार्थ को स्वीकार किया उन्होंने कि इतने दिनों बाद भी लोगों ने, भले ही कुछ फिजिकल अनटचेबिलिटी ख़त्म हो गया हो, लेकिन मेंटल अनटचेबिलिटी ख़त्म नहीं हुआ है, ये स्वीकार किया उन्होंने है। तो ये हम लोग जो फील करते हैं, हम लोग भी फिजिकल अनटचेबिलिटी नहीं फील करते हैं, लेकिन अब जो मेंटल हो रहा है, इमोशनल हो रहा है, उसकी ओर ध्यान दिया उन्होंने, जो दिखता नहीं है, जो दिखता नहीं बिल्कुल। इसलिए मैंने कहा कि उसको उन्होंने एड्रेस किया है, और वो एड्रेस उस समाज को किया है। मान लिया कि संघ प्रमुख चाहते हैं कि, स्वीकार करते हैं कि 2000 साल से ऐसे हो रहा है और सबको मौके मिलने चाहिए, समाज ठीक होना चाहिए, फिर इस सरकार को कास्ट सेंसस से प्रॉब्लम क्या है, परहेज क्यों है? देखिए, कास्ट सेंसस हो या आरक्षण हो, यही सब सवाल का जवाब है। इससे बाहर निकलना चाहिए। मतलब कास्ट सेंसस से क्या कर लेंगे लोग, ये मैं खुद इस बात, कुछ नहीं भी कर लेंगे तो एक, जब हर वर्ग से डिमांड आ रही है तो इसको करने में क्या दिक्कत? मैं खुद इसका विरोधी हूँ। मैं खुद इसका, अपने हाउस में पार्टी का लाइन डिफरेंट है बाकी, लेकिन मैं खुद इसका विरोधी हूँ। मैंने कहा बजाय जाति गणना, गरीबों की गणना अगर हो तो ज़्यादा बढ़िया होगा। मैंने कहा एक बात, चूँकि हमको आरक्षण से आगे भी जाना चाहिए हम लोग को। आज देख रहे हैं, अब मराठे जो है कुणबी का नाम लेकर के, सर्टिफिकेट लेकर के महाराष्ट्र में आंदोलन कर रहे हैं। कल जाट कहेंगे साहब मैं जाट नहीं, मैं गुजर हूँ, जाट कहेंगे मैं जाटब हूँ। तो ये जो एक तरीका चल पड़ा है, जिस ढंग से आरक्षण लेने की जो होड़ मची हुई है, इसको लेकर के जो कुछ बीच की दबंग जातियां हैं, देखिए हम लोग का, हम SC ST का तो होता ही है, गणना होती है। ये जो नए जो लोग हुए हैं, जो नए आरक्षण के लाभार्थी हो रहे हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग, उसमें डोमिनेंट बैकवर्ड क्लास के लोग जो हैं, ये उनकी रुचि है कि कास्ट जाति की गणना हो। और गणना होकर के वो क्या चाहते हैं, केवल उन समाज को डराना चाहते हैं कि हमारी संख्या ये है वो है। इसमें कोई इंटेंशन बड़ा उनका कोई बेनिफिशियल हो, मेलाफाइड इंटेंशन उनका है। समाज में एक डर पैदा हो, तनाव पैदा हो कि साहब हम ये संख्या है। अब आज के ज़माने में लोग मॉब से डराए, लोगों को क्राउड से लोगों को डराए, संख्या से डराए, ये चिंता की बात है। इसलिए मेरा अपना मानना ये है कि उस ढंग से आरक्षण की बात मैं मानता हूँ कि कम्युनिस्ट को समझाइए कि कम्युनिस्ट वाले सब आज भी कह रहे हैं कि आर्थिक आधार हो, जबकि लोहिया ने कह दिया था कि साहब इंडिया में कास्ट ही क्लास है, क्लास ही कास्ट है। आप लोग भी तो कहते हैं ना, संघ भी तो आर्थिक आधार ही कहता है। नहीं, संघ ने बता दिया आपसे, संघ का दृष्टिकोण आज की तारीख में, संघ का दृष्टिकोण आज की तारीख में वह है जो हमारे माननीय मोहन भागवत जी ने कहा है।
इसलिए लाइन कभी रहा होगा 60s में 70s में रहा होगा, लेकिन आज की तारीख में उनका लाइन बदला हुआ है। जाति के यथार्थ को स्वीकार कर रहे हैं और उन्होंने 2200 साल की बात कहा। उन्होंने कितनी बड़ी बात कहा। 2000 साल की बात कह रहे हैं आप, कोई लोग 5000 साल कहता है, कोई 3000 साल कहता है, इसको कैसे आइडेंटिफाई, आप क्या मानते हैं? नहीं, मैं तो मानता हूं कि देखिए जो इन्होंने गैप दिया है, मैंने इसकी गणना कैसे की उन्होंने कि 2000 साल से ही इस पे बहस चलना चाहिए। मुझे लगता है कि इस पे तो कई डिस्कोर्स चलने चाहिए। 2000 बनाम 200 पे कई डिस्कोर्स चलने चाहिए। हमको इसका वेलकम करना चाहिए। मैं खुद प्लान कर रहा हूँ संविधान दिवस पे ये सब कार्य करने का। मैं इसलिए मैंने कहा कि ये 2000 हो 5000 हो, लेकिन ये 200 साल तक जो बात कहा इन्होंने है, ये तो बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना, अति उदारता का प्रतिमान है। मैं तो कहता हूँ कि भाई कंप्लीट कुछ नहीं, जो जिसकी जितनी है उसके अनुसार उसको मिल जाए, भागीदारी मिल जाए। जैसे कि हम लोग की भागीदारी SC ST कुछ भागीदारी हुई है, OBC की नहीं हुई है सरकार में, लेकिन मंडल कमीशन के कारण काफ़ी कुछ हुआ भी है। लेकिन आज भी जो लैंडेड प्रॉपर्टी OBC का है या इंटरमीडिएट क्लास का उसका लैंडेड प्रॉपर्टी है, वो तो सवर्णों का भी नहीं है। तो कुल मिला के चर्चा ये भी हो, अगर संख्या की बात हो अगर, तो संख्या में ये भी हो कितना लैंड उसके पास में है, कितना रिसोर्स है, कितने जगह चीफ मिनिस्टर वो हैं, कितने जगह पावर में है वो। ठीक है, उनको ब्यूरोक्रेसी में कम है, लेकिन आज उनके पास जो लैंड है, उनका जो रिसोर्सेस है, उसका भी हो। मतलब कुल मिला के रिसोर्स मैपिंग भी हो लोगों का। तो थोड़ा इसको बड़े विस्तार में करना चाहिए, बहुत घिसी पिटी बातों में नहीं करना चाहिए। सामाजिक विषमता खत्म हो, क्या अब इसके लिए प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात होनी चाहिए? आपका क्या मानना है? देखिए कुल मिलाकर क्या है, ज़्यादातर तो लोग वही है ना। हाँ देखिए क्या है, सरकार के जो बस में है, एक तो मैं कहूँगा आपके माध्यम से सरकार में और समाज में, कि जो लोक उपक्रम हैं, जो पब्लिक सेक्टर्स है, फॉर गॉड शेक उनका निजीकरण सरकार न करे। एक और सरकारी उपक्रम की संख्या और बढ़े। 2 तीसरा देखिए, निजीकरण निजी वाले क्षेत्र में, चूंकि दुनिया जिस तरह से चेंज कर रही है, उसमें कैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हम इंगेज हों, इनरेज्ड ना हो, उनसे हम जूझे नहीं, बल्कि उनको हम बूझें और बुझाएं उनको हम लोग। तो प्राइवेट सेक्टर्स में जो दुनिया का जो हालचाल अभी है, आप देख रहे हैं दुनिया में कैपिटलिज्म सोशलिज्म दोनों ही इररिलेवेंट साबित हो गया है। दुनिया एक बीच का रास्ता देख रहा है। थोड़ा बहुत नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन ने थोड़ा रास्ता दिखाया है, एक लिबरल सोशलिज्म की बात करके थोड़ा दिखा रहा है। तो कुल मिला के दुनिया की तलाश में, क्वेस्ट में है, खोज में है कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बाद क्या होगा इस दुनिया में। तो उस तलाश में अगर लगे हम लोग, तो नरेंद्र मोदी जी से भी उम्मीद करते हैं और समाज से भी उम्मीद हम लोग करते हैं कि हम सब उसकी तलाश में चलें हम सब लोग। अब देखिए 3 बातें होती है, एक है कि पॉलिटिकलाइजेशन है, एक सोशलाइजेशन है, और एक इकोनोमाइजेशन है। आर्थिकीकरण हो समाज का राजनीतिकरण हो, सामाजिकरण हो, कौन पहले? इससे हम मानते हैं कुछ जातियां इस देश में, आप देख लें, आप कुछ जातियां बहुत तेज़ी से इस देश में अपने आप को इतना सोशलाइज किया कि बाद में पॉलिटिकल पावर उसके हाथ में आ गया। अब तमिलनाडु में देख ले, जो डिफरेंट कास्ट है, उन डिफरेंट कास्ट के लोगों ने अपने अपने कुछ ऐसे पेशा अपनाया और अपना कि वह कास्ट का इकोनॉमाइजेशन भी हो, आर्थिक उन्नति भी उसकी हुई, और बाद में राजनीतिक पूंजी भी उसकी बढ़ी। हमारे यहाँ क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ कि पॉलिटिकलाइजेशन तो हो गया, लेकिन जो इकोनॉमाइजेशन नहीं हुआ, सोशलाइजेशन नहीं हुआ, तो उस तरफ भी कुछ करने की आवश्यकता है। उस तरफ भी अब सब लोग पॉलिटिक्स में ही रास्ता खोजेंगे, सब मूवमेंट ही करेंगे। तो मुझे लगता है जैसे आपने बाई चॉइस मीडिया को चुना कि हम यहाँ रहेंगे, नौकरी नहीं करेंगे, उसी ढंग से कुछ लोग सामाजिक काम में लगे, एंटरप्रेन्योरशिप वाले काम में लगे, क्योंकि हम सब लोग शिल्पकार जातियाँ हैं, हम सब कौशल कर्मी रहे, हम सब लोग हैं। तो कैसे इस एंटरप्रेन्योरशिप के ज़माने में हम लोग अपनी उद्यमिता को बढ़ावा दें, प्रमोट करें, यह भी लगे। आज देखिए जहाँ पे लोग होने चाहिए वहाँ लोग की कमी है, आज जहाँ लोग नहीं होना चाहिए वहाँ लोग हैं। पॉलिटिक्स में लोग हैं, और उद्यमिता में लोग ही नहीं है, इंडस्ट्री में लोग ही नहीं है, कला शिल्प के संरक्षण में लोग ही नहीं है। तो कुल मिला की स्थिति है। मुझे लगता है कि अब पहली पीढ़ी हायर एजुकेशन में दलित समाज, बैकवर्ड समाज का आ रहा है। तो मुझे लगता है कि उस दलित समाज के आने से जो हायर एजुकेशन का है, उस तरफ कुछ और हम लोग का ओरिएंटेशन होगा, जो आप बात कह रहे हैं। सर जी, विषय पे आते हैं फिर से। प्रकाश आंबेडकर कह रहे हैं कि नौटंकी है, कि संघ प्रमुख अगर इतने ही आहत हैं तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के पूर्वजों ने जाति ही बनाई है और अत्याचार भी किया है। सवाल इस बात का नहीं है, अगर संघ प्रमुख इतना बड़ा बयान दिया उन्होंने है, उनको तो इस बात का स्वागत करना चाहिए। अब देखिए सवाल है कि सब सवाल का जवाब हम खोजेंगे संघ प्रमुख से ही, कि संघ वाले जवाब दें, ब्राह्मण जवाब दें। सवाल इस बात का कि ये जो
हट है, ये जो दृढ़ है, ये जो मतलब एक कहते हैं ना कि बिल्कुल एक जो एक रस्साकसी है जो जिद है, इससे बाहर निकलना चाहिए। ये मैं मानता हूँ कि बिल्कुल पॉलिटिकल फैड है ये, मतलब बैड नहीं, पॉलिटिकल फैड है ये ठीक जो है, व्यसन है। प्रैक्टिकल की बात करते हैं। जो दो चीज़ें दलितों का सबसे ज़्यादा नुकसान करती हैं, वो एक है बैकलॉग, दूसरा है नॉट फाउंड सुटेबल। आप जानते हैं तमाम सीटें खाली हैं लेकिन नॉट फाउंड सुटेबल कह दिया जाता है, बैकलॉग भरे भरे नहीं गए हैं। तो क्या जब सामाजिक विषमता खत्म करने की बात कही जा रही है तो ऐसे में ये बयान आएगा संघ प्रमुख की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कि जहाँ जहाँ उनकी स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ कम से कम सारे बैकलॉग खत्म किए जाएं और जो नॉट फाउंड सुटेबल जो एक जंजीर है SC ST OBC के पैरों में जिसके जरिए उनको रोकने की कोशिश की जाती है, उसको लेके क्या बहस नहीं होनी चाहिए? नहीं, निश्चित बहस होना चाहिए। देखिए बता दें आपसे, मैं मिनिस्टर था, जब मैं ओथ लेने में गया तो मुझे किसी ने कहा, एक दोस्त जो थे हमारे MP ही, कि आपको कौन सी मिनिस्ट्री मिल रही है। मैंने कहा कि दलितों के लिए 2 मिनिस्ट्री तय है, लेबर मिनिस्ट्री या वेलफेयर मिनिस्ट्री, मुझे वही मिलने वाली है। जी। तो ये बात फैल गया उस प्रेसिडेंट हाउस में, फैल गया। तो मुझे याद है कि उस समय कुलकर्णी जी थे, हमारे मित्र थे, वो OST थे प्रधानमंत्री के, सुधीर कुलकर्णी जी। तो मुझसे पूछे, संजय जी आपने ये बात बोला है क्या? उन्होंने कहा मैं जानता हूँ कि मुझे लेबर मिलने वाला है, क्योंकि मोहनलाल जी हटे थे, अब उनके बदले में मैं, तो मुझे लेबर मिलने वाला है। तो मैं जानता हूँ। कैसे मालूम हो गया आपको? हम कहा मैं जानता हूँ, यही प्रथा रही है। हम लोग इसी के लिए रहे ही हैं, और क्या। मैंने ऐसी कहा, हम लोग इसी के लिए बने हुए हैं, लेबर एंड वेलफेयर के लिए। फाइनेंस होम तो हम लोग को सपना भी है हमारे लिए। तब कहा कि साहब पूछने आए फिर कुछ देर बाद कि आप क्या लोगे आप? चलो पूछ रहे क्या? हम कहे कि भाई रामविलास जी हटे संचार से, उस संचार का बूम था उस समय, कम्युनिकेशंस का। हमने कहा बनाना उसी बना दीजिए हमको। तो देन आई गॉट द कम्युनिकेशन मिनिस्टर, मैं उसी का बना, और प्रमोद महाजन हमारे मिनिस्टर बनाए गए। मतलब एक बात है कि वो बात चल रही है, और मैं उसको चलाया कि साहब क्यों नहीं अरुण जेटली जी कल्याण मंत्रालय में जाएंगे, और क्यों नहीं थावरचंद गहलोत जी फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाएंगे या शिक्षा में जाएंगे। ये बात देखिए, होता है कि दबी जुबान से हो या फिर एक संयमित ढंग से हो, कहने की आवश्यकता है। सब बात चल जाए ग्रेजुअली। देखिए समय का या किसी चीज़ को फलित होने का गणित बनाना पड़ता है। अब गणित जब बने तब ना फलित होगा। तो ये बातें चल पड़ी है, और मुझे लगता है कि जो आपने कहा, जितनी बड़ी बात है कि जितना बाकी है, बैकलॉग्स की बात है, तो बैकलॉग की बात एक हो तो आइए, हम तो कहते हैं आपको भी कि हम लोग आने वाले का 2 महीने में डिस्कस करें कि इस बयान के आलोक में हमें क्या क्या, इसका रोड मैप क्या होगा, इख्तियार करें हम लोग। मैं आपके माध्यम से तमाम मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो दलित समाज के एक्टिविस्ट हैं, Yes, yes. या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो दलित लीडर्स हैं, उनको इस बयान पे बहस करनी चाहिए, बहस चलाना चाहिए आगे, और उसका रोड मैप बनाना चाहिए, केवल सवाल खड़ा करना नहीं। मेरा उनसे आग्रह होगा कि आए, यहीं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हम सब बैठे हैं, एक नहीं 2 मीटिंग हो, 4 मीटिंग, 5 मीटिंग, 10 मीटिंग हो, एक रोड मैप बनाए, सबमिट करें हम सब लोग। और हमारे RSS वाले लोग तो तैयार हैं बातचीत करने को। मैं उनसे कहता भी हूँ कि लोग आगे आकर के बातचीत भी करें उनसे, मैं उसका मीडिएट करूँगा। इसीलिए एक रोड मैप बने उसका, उनके बयान के आगे चर्चाएँ हो, रोड मैप बने, तो हम उसका वेलकम करते हैं। लेकिन सर बातें होती हैं, देश के मुख्य न्यायाधीश बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छे स्टेटमेंट आते हैं। मोहन भागवत जी ने बीफ की बात कही, बीफ ईटिंग की बात कही, लेकिन जो समाज के बीच में हम लोग रह रहे हैं, उस समाज के भीतर से ही दलितों पर जितने अत्याचार हो रहे हैं हर दिन, जो सोचा भी नहीं जा सकता उस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, उसको लेके सीधे सीधे कोई एक्शन नहीं दिखता। तमाम मुस्लिमों को पीटा गया है गाय का मांस रखने और ले जाने के लिए, तमाम चीज़ें के लिए। तो ये चीज़ें कैसे ठीक होंगी? बयान देना तो ठीक है, हमने एक बयान दे दिया, लेकिन ज़मीन पे चीज़ें कैसे बदल सकती? देखिए बेटा, से सवाल है कि जो लोग भी कुछ फ्रिंज फोर्स दोनों कैंप में हैं, वो राइट हो, लेफ्ट हो, सेंटर हो, सब जगह कुछ फ्रिंज फोर्स है जो हाशिए की ताकत है, जो लोग हाशिए पे हैं, जो इग्नोर्ड हैं, जो अपने यहाँ इग्नोर्ड हैं। ऐसे लोग सब कुछ कुछ ऐसे हरकत करने से बाज नहीं आते हैं। बता दें आपसे, आप ये समझ लें कि अब जो लोग कुछ मुस्लिम्स को पीट दे रहे हैं कि साहब ये गौकशी करने जा रहे थे, अब उनको मान लें कि साहब वो सब संघ के लोग हैं, सब उनके भेजे हुए लोग हैं, और सबको संघ ने भेजा है करके, ये बात भी ठीक नहीं है। या कुछ 2-3 जो हत्याएं कर दे रहे हैं उनको हम माओवादी मान ले रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। ये कुछ फ्रिंज फोर्स है, कुछ हाशिए की ताकत है, जो अपने संगठन में भी बिल्कुल हाशिए पे हैं,
पेरीफेरी पे हैं, ये उन लोग काम है। इसलिए हम नहीं मानते कि इस तरह के किसी भी काम को संघ हो या बीजेपी हो या लेफ्ट के लोग भी हों कोई इग्नोर करते हों, ऐसा नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि इस पे उससे थोड़ा बाहर निकल कर सोचना चाहिए, हम लोग को बातचीत करना चाहिए, और उसको एक जनरलाइज नहीं किया सकता है। कैसी घटना घट रही, इस चीज़ में बहस होनी चाहिए। और बहस की शुरुआत संघ ने किया है, तो संघ से मिलके हो या संघ के जो भी लोग हैं जुड़े हुए, उनसे ये बहस हो, विमर्श हो, ये नैरेटिव का चल रहा है, नैरेटिव की डिस्कशन हो, डिस्कोर्स हो, डिबेट हो, नैरेटिव बने उस पर, तो मैं उसका वेलकम करता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो संजय पासवान जी थे, इनका कहना है कि बयान तक सीमित नहीं रह जाना चाहिए, बल्कि जो बयान निकल के आया है उस पर जो दलित समाज हैं, चाहे पार्टी के भीतर हो, पार्टी के बाहर हो, एक्टिविस्ट हो, उनको बहस करनी चाहिए और तय करना चाहिए कि चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़े। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं अशोक दास, दलित दस्तक।